हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आर के प्रजापति और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का नया वीडियो जो कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम 11th क्लास केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट कंसेप्ट्स, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के टॉपिक द यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि मेजरमेंट होता क्या है, इसको करते कैसे हैं। तो हम आज उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, उन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे जो हमें टफ लगते हैं, लेकिन जब हम उनको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल होने जा रहे हैं। आज आप जो है केमिस्ट्री के बहुत बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस पर सारे के सारे न्यूमेरिकल्स डिपेंड करते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल पे बहुत अच्छी कमांड करना चाहते हैं तो आपका ये वाला जो टॉपिक है यूनिट्स एंड देयर मेजरमेंट जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका ये वाला पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप न्यूमेरिकल बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं यूनिट्स एंड देयर मेजरमेंट के बारे में। सबसे पहले हम उन सिस्टम्स की बात करते हैं जो मेजरमेंट में यूज किए जाते हैं और जिनका डेवलपमेंट अलग अलग कंट्रीज में हुआ है, जो कि किस तरह से हम मेजरमेंट के सिस्टम्स का यूज करते हैं, उनका डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में हम बात करते हैं। तो मेजरमेंट के लिए अलग अलग सिस्टम यूज किए जाते हैं, जैसे सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सीजीएस सिस्टम के बारे में। जो सीजीएस सिस्टम है इसका डेवलपमेंट फ्रांस में हुआ था। इसको सबसे पहले किसने बनाया था? फ्रांस ने बनाया था। और इसमें हम जो मेजरमेंट होता है उसमें कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हम बोलते हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? लेंथ, मास और टाइम। सबसे पहले मेजरमेंट इन्हीं से स्टार्ट हुआ था। तो सीजीएस सिस्टम जो है, इस सीजीएस सिस्टम में लेंथ के लिए जो यूनिट डिसाइड की गई थी वो होती है सेंटीमीटर। मास जो होता है इसके लिए सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम। टाइम के लिए जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड। तो हमें केवल इतना ही याद रखना है, क्योंकि ये केवल नॉलेज के लिए हमको याद रखना है। बाकी सबसे ज्यादा हमको जो है याद रखने वाली चीजें हैं वो हमको काम में आएंगी किसमें? एसआई सिस्टम में। यूनिट्स का कन्वर्शन यहीं से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आपको समझ में आया होगा कि सीजीएस सिस्टम क्या होता है। सीजीएस सिस्टम सम फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके लिए यूज किया गया। जैसे लेंथ के लिए, मेजरमेंट के लिए हमने यूनिट रखी सेंटीमीटर। मास के लिए जो यूनिट हमने डिसाइड की वो कौन सी डिसाइड की? ग्राम। और टाइम के लिए जो यूनिट डिसाइड की गई वो की गई सेकंड। इसका डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ? फ्रांस में हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेकंड जो मेजरमेंट का सिस्टम होता है वो होता है एफपीएस सिस्टम। इसका डेवलपमेंट ब्रिटेन में किया गया था और इसको हम ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? लेंथ, मास एंड टाइम, जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मानी जाती थी, उनके लिए लेंथ के लिए हम जो यूनिट डिसाइड करेंगे वो कौन सी होगी? फुट। मास के लिए जो यूनिट डिसाइड की जाती है वो होती है क्या? पाउंड। और टाइम के लिए यूनिट हम इसमें लेते हैं क्या? सेकंड। नेक्स्ट जो मेजरमेंट की
या सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है वो है हमारा एमकेएस सिस्टम, और इसी को हम बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम। इस सिस्टम में होता क्या है, लेंथ के लिए हम यूज करते हैं मीटर, मास के लिए हम यूज करते हैं किलोग्राम, और टाइम के लिए हम यूज करते हैं सेकंड। एमकेएस सिस्टम जो था इसका डेवलपमेंट भी फ्रांस में हुआ था, मींस इसको सेटअप सबसे पहले कहां पे किया गया था, फ्रांस में किया गया था। अब बात आती है एसआई सिस्टम, जिसको फ्रेंच लैंग्वेज में ली सिस्टम। आइए दोस्तों, अब हम एसआई सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। एसआई सिस्टम द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का एब्रीविएशन है। इसमें हम कुछ 7 बेसिक यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स आइए दोस्तों अब हम एसआई सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। एसआई सिस्टम द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का एब्रीविएशन है। इसमें हम अगर बात करें तो एसआई सिस्टम को फ्रेंच लैंग्वेज में ली सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स के नाम से जाना जाता है। इसका डेवलपमेंट इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने 1960 में फ्रांस में किया था। इसके अंतर्गत हम 7 फिजिकल क्वांटिटी, जिनको हम 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, और उनके मेजरमेंट की जो यूनिट होती हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके लिए जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन वेट्स एंड मेजर्स पर, कब, 1960 में। इसमें ये डिसाइड किया गया कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि बेसिक है। इन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट जो है किया जाएगा, और ये बेसिक होंगी। इनसे जो है कई सारी अदर यूनिट्स को ड्राइव किया जा सकता है इन यूनिट्स की हेल्प से। तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले लेंथ की जो एसआई यूनिट होगी वो मीटर होती है। मास की अगर हम बात करें तो मास को मेजर किया जाता है किसमें, किलोग्राम में। तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी सेकेंड। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है इसकी यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट, वो होती है एम्पियर, और इसे हम कैपिटल लेटर के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं और डिनोट करते हैं। याद रखें, केवल 2 ही यूनिट जो हैं जिनके नाम साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर लिए गए हैं, उन्हें हम कैपिटल लेटर के जरिए डिनोट करते हैं, और बाकी जो एसआई यूनिट्स होती हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। टेम्परेचर, इसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट होती है मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडेला। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि बेसिक हैं। इनके जरिए अदर फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को ड्राइव किया जा सकता है। इनको किसी अदर क्वांटिटी से हम जो है अदर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट से ड्राइव नहीं कर सकते। इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट है इन्हें हम 7 बेसिक एसआई यूनिट्स के नाम से जानते हैं। इनके अलावा सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स भी होती हैं जो कि 2 हैं। प्लेन एंगल के लिए रेडियन एसआई यूनिट ली जाती है। सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन जो होती है इसको हम लेते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स होती हैं।
ठीक है। इसके बाद हम जो मेन टॉपिक है हमारा, जिसमें हम कन्वर्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, उसको छोड़ देते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो जो है अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इसको न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम यूनिट कन्वर्शन के बारे में पढ़ते हैं। और यूनिट कन्वर्शन जिसका कि सबको इंतजार रहता है कि यूनिट कन्वर्शन को हम बहुत अच्छे से कैसे सीखें, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी ट्रिक जिसके जरिए आप कोई भी यूनिट कन्वर्शन को बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपको कुछ चीज़ें याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि ये मैंने लिखा हुआ है, ये बेसिक यूनिट्स के लिए हम कुछ अमाउंट को बढ़ाना चाहें, कुछ अमाउंट को घटाना चाहें, मीन्स उसके क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए या क्वांटिटी को कम करने के लिए यहाँ पे हम कुछ प्रीफिक्स का यूज करते हैं। तो वो प्रीफिक्स आपको याद होना चाहिए। जैसे 10 टू दी पावर 1 अगर है पॉजिटिव में तो उसको हम बोलते हैं डेका, और इसको DA से हम रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। हेक्टो 10 टू दी पावर 2 होगा तो उसको अपन हेक्टो बोलेंगे और H इसका सिंबल होता है। इसी तरह से 10 टू दी पावर 3 जो होता है उसको हम किलो बोलते हैं और इसका सिंबल स्मॉल k होता है। मेगा, इसका सिंबल होता है कैपिटल M, और हम इसे 10 टू दी पावर 6 वैल्यू में लेते हैं। 10 टू दी पावर अगर 9 आता है तो इसको गीगा बोला जाता है और इसका सिंबल होता है कैपिटल G। टेरा 10 टू दी पावर 12 को बोलते हैं हम, इसका सिंबल होता है कैपिटल T। इसी तरह से 10 टू दी पावर 15 जो होता है उसको अपन बोलते हैं पेटा, और इसका जो सिंबल होता है कैपिटल P होता है। 10 टू दी पावर 18 जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सा, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल E। देन हम बात करते हैं जेटा की। 10 टू दी पावर अगर 21 है तो इसका जो नेम होगा वो जेटा होगा, और इसका जो सिंबल है वो होगा कैपिटल Z। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं योटा, जो कि 10 टू दी पावर 24 के लिए यूज किया जाता है, इसको हम यहाँ पे कैपिटल बाय से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ये जो पावर हमने ली थी यहाँ पर 10 की पावर, ये हमने प्लस में ली थी, और अब हम यहाँ पर माइनस में लेते हैं। अगर 10 टू दी पावर -1 है तो हम उनको डैश ही पढ़ेंगे, और इसका जो सिंबल होगा वो स्मॉल d होगा। 10 टू दी पावर अगर -2 आता है तो उसको हम बोलते हैं सेंटी, और स्मॉल c से हम इसको डिनोट करते हैं। 10 टू दी पावर -3 आएगा तो हम इसको बोलेंगे क्या, मिली, और स्मॉल m से हम इसको डिनोट करेंगे। नेक्स्ट आता है 10 टू दी पावर -6 मीन्स माइक्रो। 10 टू दी पावर -6 अगर आता है तो इसको हम बोलेंगे माइक्रो, और म्यू सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है 10 टू दी पावर -9, इसको हम नैनो भी कहते हैं। 10 टू दी पावर -9 को हम क्या बोलते हैं, नैनो, और इसे सिंबल स्मॉल n से हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है 10 टू दी पावर -12, जिसको हम पिको बोलते हैं, और स्मॉल p से हम इसको डिनोट करते हैं। 10 टू दी पावर -15, जिसको फेम्टो पढ़ा जाता है, और स्मॉल f से हम इसको डिनोट करते हैं। 10 टू दी पावर -18, जिसको कि हम एटो पढ़ते हैं, और a इसका जो कि स्मॉल a है सिंबल होता है। 10 टू दी पावर -21, 10 टू दी पावर -21 जो है वो जेप्टो का सिंबल होता है, जिसको कि हम स्मॉल z से डिनोट करते हैं। लास्ट आता है
10 टू दी पावर -24, जिसको हम योक्टो कहते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल y। तो अगर आपको फ्रेंड्स ये चीजें याद है तो आप बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। उनमें जो कन्वर्शन आते हैं यूनिट्स के, उनको आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, इन सब सवालों को, इन सब कन्वर्शंस को आप बहुत इजीली कर सकते हो। वो कैसे? तो आइए अब सीखते हैं वो ट्रिक जिसके जरिए आप बहुत आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, ट्रिक जानने के लिए आपको क्या करना है, कुछ चीजें याद रखना है। क्या याद रखना है? इन वैल्यूज को याद रखना है आपको। अगर ये वैल्यूज आपने याद कर रखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, मीन्स आपको ये बहुत आसान लगने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक को। सबसे पहले हमसे बोला गया है कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, 1 नैनोमीटर, तो नैनो की वैल्यू क्या होती है आपको मालूम होगा, 10 टू दी पावर -9 होती है। देखिए यहाँ पर नैनो की वैल्यू कितनी होती है, 10 टू दी पावर -9। और मीटर की हम बात कर रहे हैं, हमने इसकी बात नहीं की है, यहाँ पे मीटर की हमने बात नहीं की है, यहाँ पर भी हमने मीटर की बात नहीं की है, क्योंकि हम इसकी जगह अपन वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, बट हमको नहीं करना है। तो मीन्स नैनो की वैल्यू को मैंने यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे इस वैल्यू को अगर मैं रख दूं 10 टू दी पावर -9, तो क्या हो जाएगा, 1 नैनोमीटर इक्वल्स हो जाएगा कितने, 10 टू दी पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल हो जाएगा किसके, 10 टू दी पावर -9 मीटर के। इसमें यहाँ पे कोई यूनिट नहीं थी, बस सिंपली मीटर अकेला आया था, बेसिक यूनिट आई थी, इसलिए अपन को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सपोज हमको 1 किलोमीटर से माइक्रोमीटर में चेंज करना, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे अपन जो है ट्रिक का यूज करेंगे। 1 किलोमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, आइए देखते हैं 1 किलोमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं। तो हमें किस तरह से करना है, इसमें किलो की वैल्यू कितनी होती है, 10 टू दी पावर 3, तो मैंने यहाँ पे रखा 10 टू दी पावर 3। इसके अपॉन में हम रखेंगे ये वाली वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू कौन सी दे रखी है, माइक्रो की, माइक्रोमीटर की पूछा है ना हमसे, तो माइक्रो की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इसके नीचे रख देंगे। माइक्रो में कितने होते हैं, 10 टू दी पावर -6, ये माइक्रो की वैल्यू होती है। अब बस इसको सॉल्व कर लो आप। 10 टू दी पावर -6 जब ऊपर जाएगा तो वो 10 टू दी पावर +6 हो जाएगा, और प्लस का 6 और ये 3, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि बेस सेम होते हैं तो ऐड कर देते हैं पावर्स को। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 टू दी पावर 9। तो इसका आंसर आ गया आपका 10 टू दी पावर +9 माइक्रोमीटर होंगे। 1 किलोमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, ये आप आसानी से बता सकते हो, 10 टू दी पावर 9 माइक्रोमीटर होते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, हमारी ट्रिक ये है कि यहाँ पर जो भी यूनिट दे रखी हो उसमें हम भाग लगा देंगे, यानी कि उसको डिवाइड कर देंगे जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी यूनिट से। जैसे यहाँ पर क्या है हमारे पास में, किलोमीटर, माइक्रोमीटर, दोनों में मीटर मीटर आ रहा है, तो मीटर का इंटू नहीं करेंगे, मीटर को हम डिवाइड नहीं करेंगे मीटर से। हमें क्या करना है, किलो की वैल्यू को रखना है, और किलो की वैल्यू को डिवाइड करना है माइक्रो की वैल्यू से। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एक और देखते हैं हम। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आई थी हमारी 10 टू दी पावर -9। नेक्स्ट आता है 1 सेंटीमीटर में
कितने नैनोमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर भी मीटर आ रहा है, यहाँ पर भी मीटर आ रहा है, इसको तो बोलना ही नहीं है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सेंटी का मतलब क्या होता है 10⁻⁻²। इसको डिवाइड करना है नैनो की वैल्यू से 10⁻⁹ जो कि नैनो की वैल्यू है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना, 7 बचेगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं 10⁻+7, क्योंकि -7 नीचे बचेगा जो कि ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 10⁻7, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10⁻7 नैनोमीटर होते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। करना क्या है, जो वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हो ना, उसकी जैसे इन बेसिक यूनिट को छोड़कर जो भी उसके आगे यूनिट लिखी हो, जैसे डेसी, मिली, नैनो, फेम्टो, जेप्टो, माइक्रो, पिको, किलो, गीगा, पेटा, जेटा, मेगा, हेक्टो, डेका, इनमें से कुछ भी हो, बस उनकी वैल्यू को रखना है और उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर जो भी आंसर आएगा वो आपकी डिजाइड यूनिट हो जाएगी। आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे यहाँ पे आएगा 1 सेंटीमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, 10⁻7। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर को आपको चेंज करना है। सपोज यहाँ पे लिया 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर को आपको चेंज करना है किलोमीटर में, कि कितने किलोमीटर होंगे। 1 नैनोमीटर में कितने किलोमीटर होंगे। इसको सॉल्व करने के लिए 1 नैनोमीटर किलोमीटर, तो मीटर की वैल्यू को नहीं बोलेंगे हम, उसमें हम बोलेंगे किससे, नैनो की वैल्यू कितनी होती है 10⁻9, और इसमें वैल्यू कितनी आ रही है, किलो की वैल्यू होती है 10⁻3। इसको सॉल्व करेंगे, 10⁻3 जो है प्लस में है और ऊपर माइनस में, तो प्लस वाली वैल्यू नीचे से ऊपर जाएगी तो वो माइनस की हो जाएगी, मतलब कि -3 हो जाएगी। और -3 और -9 जो है वो आपस में ऐड कर देंगे, क्योंकि बेस उनके सेम है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, 10⁻⁻12। इसमें चेंज करना था किलोमीटर में, तो ये किलोमीटर, इतने किलोमीटर होंगे। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई आपकी 10⁻⁻12 किलोमीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही अपन इसमें ले लेते हैं 1 ग्राम में कितने केजी होंगे। 1 ग्राम में कितने केजी होंगे। तो हमें क्या करना है कि जो केजी वाली वैल्यू है उसको यहां पर उठा के रख देंगे। 1 ग्राम है हमारे पास में, कितना है 1 ग्राम। इसको अपन जी अकेला भी ले सकते हैं और आपका GM भी ले सकते हो आप। तो 1 ग्राम लिया अपन ने, 1 ले लिया, क्योंकि मैंने बताया ये बेसिक यूनिट्स ग्राम, मीटर, लीटर, इनको आपको नहीं लिखना है, केवल 1 लिख दिया। और किलो की वैल्यू कितनी होती है 10⁻3। इसको अपन ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻3 हो जाएगी। तो कितनी वैल्यू आ गई, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं 10⁻⁻3। ये सारी वैल्यूज को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। इनके अलावा भी हम कई सारी चीजों को कर सकते हैं। अगर हम और यूनिट्स की बात करें तो और यूनिट्स हमारे पास आएंगी। कुछ और कन्वर्शन को देखते हैं। आइए, अभी हमने मीटर को लिया था, अब हम ग्राम को ले लेते हैं। 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। ये कन्वर्शन आ गया हमारे पास में, क्या 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखो मिली की वैल्यू क्या होती है 10⁻³ और किलो की वैल्यू क्या होती है 10⁻³ प्लस की 3। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू भी ऊपर चली जाएगी और उसमें प्लस हो जाएगी और क्या बन जाएगी 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 हम यहाँ पे रख देंगे। ये हमारा कन्वर्शन कंप्लीट हो गया।
तो करना क्या है हमें करना ये है कि जो कन्वर्शन दिया है उसी को देख के अगर हमको ये सारी वैल्यूज पता हैं तो हम कन्वर्शन को इजीली कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। 1 नैनोग्राम में कितने डेकाग्राम होंगे? 1 नैनोग्राम में कितने डेकाग्राम होंगे? तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नैनो की वैल्यू क्या होती है? 10 टू दी पावर -9 और इसको डिवाइड करेंगे डेका की वैल्यू से। डेका की वैल्यू कितनी होती है? 10 टू दी पावर +1। तो यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 टू दी पावर -10। ये हमारा कन्वर्शन हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम कन्वर्शन की दूसरी यूनिट्स जिनको कि हम कन्वर्शन फैक्टर के जरिए सॉल्व करते हैं, कन्वर्शन फैक्टर के जरिए हम कन्वर्ट करते हैं, उनको देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम यूनिट कन्वर्शन में टेम्परेचर की यूनिट्स को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं उनके बारे में सीखते हैं। तो टेम्परेचर की यूनिट्स को कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल होता है। मीन्स यूनिट कन्वर्शन तो सारा ही सिंपल होता है, बट आपको क्या है, थोड़ा सा एफर्ट करना है, थोड़ी सी मेहनत करना है कुछ चीज़ों को याद करने के लिए। अगर आपने वो चीज़ें याद कर ली तो आप यूनिट कन्वर्शन में मास्टर हो जाओगे। तो आइए हम करते हैं टेम्परेचर की यूनिट को कन्वर्ट। तो टेम्परेचर की यूनिट का कन्वर्शन किस तरह से किया जाता है? तो यहाँ पर मोस्टली हमारे पास या तो डिग्री सेल्सियस होगी यूनिट, या फिर हमारे पास में फ़ारेनहाइट में होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर केल्विन। ये कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं इसको। इन यूनिट्स का कन्वर्शन हमको करना है। मींस हमको डिग्री सेल्सियस में कोई वैल्यू दे रखी है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? डिग्री फ़ारेनहाइट में। या फिर हमसे पूछा जा सकता है कि डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा है और आपको कन्वर्ट करना है किसमें? डिग्री सेल्सियस में। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हमको केल्विन में वैल्यू दे रखी है और उसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें? डिग्री सेल्सियस में। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं क्या कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में किस तरह से चेंज करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख रखा है कि जो भी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में जो भी वैल्यू आपको दे रखी है उसको आप क्या करोगे? 273.15 से प्लस कर दोगे, या फिर 273.15 ना लेके आप डायरेक्ट 273 भी ले सकते हो। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। जैसे सपोज आपको दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें? केल्विन में, कि केल्विन में इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। मैंने क्या बताया आपको अभी कि जब भी केल्विन में चेंज करना है तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू में आपको क्या करना है? 273 को प्लस करना है। मीन्स अगर 25 है, हमको 273 में क्या करना है? प्लस करना है। तो कितना हो जाएगा? 298 केल्विन हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? ओके, आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम यहाँ पर ले लें 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है किसमें? केल्विन में। तो हम क्या करेंगे? हमें केल्विन में चेंज करना है तो 100 प्लस कर देंगे 273 को। 273 कितना आ जाएगा? 373 आपका आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई और वैल्यू है और हमसे बोला है क्या 27 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कीजिए केल्विन में,
तो हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम केल्विन में चेंज करेंगे टेम्परेचर को तो 273 जो है उसमें डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को प्लस कर देंगे। ओके, 27 को प्लस कर दो कितने में, 273 प्लस करेंगे 27 को कितना आ जाएगा, 003, 300 हमारी वैल्यू आ गई, यानी कि 300 केल्विन। ये तो था कन्वर्शन किसका, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में। अब हम कन्वर्ट करते हैं कि केल्विन से हमको डिग्री सेल्सियस में कैसे करते हैं। तो जस्ट इसका अपोजिट करना है आपको, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जस्ट इसका अपोजिट। कैसे करेंगे, अगर आपको दे रखा है क्या 200 केल्विन, 200 केल्विन आपको दे रखा है और 200 केल्विन को चेंज करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में, कि डिग्री सेल्सियस में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या लिखा है, जब भी आपको केल्विन में वैल्यू दे रखी है और उसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में, तो हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन की वैल्यू में से माइनस कर देंगे हम 273 को। तो यहाँ पे 200 दे रखा है, माइनस करेंगे कितने में से, 273 में से 273 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 370, मीन्स यहाँ पे आएगा आपका 73, लेकिन जो 73 आएगा वो माइनस में आएगा, -73 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की है। तो देखिए एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि डिग्री सेल्सियस में आपका माइनस में वैल्यू हो सकती है, बट केल्विन में माइनस वैल्यू कभी नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें और कन्वर्शन की, तो देखिए डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, आपको दे रखा है कितना, 600 केल्विन आपका टेम्परेचर है, इसको कन्वर्ट करना है आपको, किसमें कन्वर्ट करना है आपको, डिग्री सेल्सियस में। 600 केल्विन आपके पास में वैल्यू है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। क्या है, सिंपली आप क्या करोगे, 273 को माइनस कर दोगे, 273 को माइनस करोगे, इसका मतलब यहाँ पे कितना बचेगा, 7, यहाँ पे कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना आएगा 3, 327 डिग्री सेल्सियस आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से सिंपल है, आप लोगों को आती होंगी, और अगर नहीं आती है तो और अच्छे से आ जाएंगी आपको, और अगर आती है तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में किस तरह से चेंज करते हैं। डिग्री सेल्सियस से आपको चेंज करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में। डिग्री आइए फ्रेंड्स, अब हम डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में किस तरह से चेंज करते हैं इसकी स्टडी करते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक रूल जिसको फॉलो आपको करना है, और आप इजीली डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या डिग्री फ़ारेनहाइट में आप इजीली चेंज कर सकते हो। पहले क्या करना है आपको, जो भी वैल्यू दे रखी है डिग्री सेल्सियस में उसको आपको डिवाइड करना है किसे, 5 से, मीन्स डिवाइड बाय 5। फिर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन के बाद जो भी वैल्यू आए उसका आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे, 9 से। फिर इसके बाद में हमको क्या करना है, देन ऐड 32, फिर हमको 32 को ऐड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस से किस तरह से आप जो है डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करोगे। तो सबसे पहले हमारे पास में वैल्यू क्या दे रखी है, 25 डिग्री सेल्सियस, इसको हमको चेंज करना है किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो पहले अपन रूल को पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, डिवाइड बाय 5। तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 5 जा 25, तो आंसर आ गया आपका कितना, 5। फिर इसके बाद में क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 9। अब 9 से हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 9 5 जा 45 वैल्यू आई।
अब हमको क्या करना है, ऐड, देन ऐड 32, 32 को इसमें प्लस कर देंगे, 32 को जैसे ही प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होता है हमारा, 100 डिग्री सेल्सियस को आपको चेंज करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो हम क्या करेंगे, 100 को लेंगे, डिग्री सेल्सियस में जो भी वैल्यू दे रखी है उसको लेंगे। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5, तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर दो इसको, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 20 इसकी वैल्यू आ गई। डिवाइड करने पर हमें जो वैल्यू मिली है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 9 का, तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 9 18, 180 इसकी वैल्यू आ गई। देन ऐड 32, अब 32 को हमको क्या करना है, ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा, 2 1 2, 212 इसकी वैल्यू आ गई। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आंसर हो जाएगा। हमें करना क्या है, हमें करना केवल ये है, जब भी डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए आए तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पहले 5 से, जो भी वैल्यू आएगी उसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 9 का, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसमें ऐड कर देंगे 32 को। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल को करते हैं अपन। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा 10, फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, डिवाइड बाय 5, 5 से डिवाइड कर दो, 2 आया। सेकेंड स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई बाय 9, 2 इंटू 9 18 आ गया। देन ऐड 32, 18 में 32 को ऐड कर दो, 0 5, 50 हमारा आंसर आ गया। तो यहां पर कितना हो गया, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, 45 डिग्री सेल्सियस। 45 डिग्री सेल्सियस को हमको अगर चेंज करना है किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए 45 डिग्री सेल्सियस को हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5, फर्स्ट हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 5 9 जा 45, देन मल्टीप्लाई बाय 9। अब जो 9 वैल्यू आ गई हमारी, इसमें हम क्या कर देंगे, 9 का मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81। अब हमको क्या करना है, थर्ड स्टेप, देन ऐड 32, 32 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 3 1 1, ये हमारी वैल्यू आ गई 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक और एग्जांपल देखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 में हम डिवाइड करेंगे कितने का, 5 का, फर्स्ट स्टेप। देन आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा, इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। देन मल्टीप्लाई करेंगे इसका 9 का, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। देन हम क्या करेंगे, 32 को प्लस कर देंगे तो 32 ही आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में हम किस तरह से चेंज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम वैल्यू की बात करें, इन्हीं को हम ले लेते हैं। अब हमसे पूछा जाए कि आपको जो है डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर कोई वैल्यू दे रखी है और उस वैल्यू को आपको चेंज करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में। आपको ये वैल्यू दे दी जाए, ये 5 वैल्यू अपन ने यहाँ पे ले ली, किसमें दे रखी है, डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखी है। अब ये जो वैल्यू दे रखी है डिग्री फ़ारेनहाइट में, इनको हमको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, ये जो रूल दे रखा है इसको पढ़ना है और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। सबसे पहले हमने देखा 77, तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट जो भी वैल्यू दे रखी हो आपको, उसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 32, 32 को माइनस कर दो, पहले माइनस करेंगे 32, तो आंसर आएगा आपका 5 4,
45 आपका आंसर आया। देन मल्टीप्लाई बाय 5। अब 45 जो वैल्यू आई है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 5 का। तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 कैरी 22, 225 आपका आंसर आया। 225 जो आंसर आया उसमें फिर हम क्या करेंगे, देन डिवाइड बाय 9। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 9 से। 225 डिवाइड बाय 9, 9 3 जा 21, नो सॉरी 9 2 जा 18, बचेगा कितना 4 एंड 5। अब कितना आंसर आएगा, 9 5 जा 45, तो हमारी वैल्यू आ गई 35 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया हमारा कितना, 35 डिग्री सेल्सियस। इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। जो भी मैंने रूल यहाँ पे लिखा हुआ है उसको ओबे करना है। आप इजीली डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हो, जैसा कि अभी अपन ने किया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं, उसको भी आप इजीली कर सकते हो। फर्स्ट हमारे पास में जो दे रखा है डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या दे रखा है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है, डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको हमको क्या करना है, सबट्रैक्ट 32। सबसे पहले 32 को माइनस कर दो इसमें से। 32 को माइनस करोगे 0, देन कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको माइनस करेंगे तो हम 8 1 180 हमारे पास में आंसर आया। 32 को जैसे ही आप माइनस करोगे कितना आएगा, 180। मल्टीप्लाई करो कितने का, 5 का, तो कितनी वैल्यू आएगी, 0, 8 5 जा या 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 4 कैरी 9, 900 आपका ये जो वैल्यू आई मल्टीप्लाई करने पर। अब हमको क्या करना है, देन डिवाइड बाय 9, 9 से डिवाइड कर दो आप। 9 से डिवाइड करोगे 9 1 जा 9, 2 0 ऐसे ऐसे आ जाएंगे। यहाँ पे 100 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आया कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा दे रखा है, आपको करना क्या है, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 50 को लिया, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को लिया हमने, और इसमें से हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट 32। सबसे पहले 32 को माइनस करो। 32 को जैसे ही आप माइनस करोगे कितना आएगा, 8 1 18 हमारा आंसर आया। अब ये जो आंसर आया है सबट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई बाय 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 और 4 कैरी कितना आ जाएगा, 9, 90 आपका यहाँ पर आया मल्टीप्लाई करने पर। अब देन डिवाइड बाय 9। अब हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 9 से। 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 1 जा 9 और 10, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 113 जो दे रखा है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, केवल और केवल आप जो है सबसे पहले जो भी डिग्री फ़ारेनहाइट में आपकी वैल्यू दे रखी है उसमें से 32 को माइनस करेंगे। 32 को माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा आपका उसमें मल्टीप्लाई बाय 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन डिवाइड बाय 9, और जो भी आंसर आए उसको आप डिवाइड कर दोगे 9 से, फिर आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो चलो एक और करते हैं, फिर 32 वाला आप घर पे करना, जो भी है आपको आप करके देख सकते हैं। तो 113 हमने लिया,
माइनस किया कितना 32 को, जैसे ही हम माइनस करेंगे 11, यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 और 81 हमारा आंसर आया। 81 आया, फिर हम 81 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो कितना आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। फिर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 9 से, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 9 4 जा 36 सॉरी, तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4 0 5 और यहाँ पे 9 5 जा 45, ये हमारा आंसर आ गया। मीन्स 45 डिग्री सेल्सियस आप कन्वर्ट कर सकते हो। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप चेंज करिए किसमें, डिग्री सेल्सियस में। और आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उनमें हम वेट का कन्वर्शन पढ़ेंगे और वॉल्यूम का कन्वर्शन पढ़ेंगे, लेंथ का कन्वर्शन पढ़ेंगे। इनकी मैं सेपरेट वीडियो आपको बना के दूंगा। तो सबसे पहले अगर हम यूनिट कन्वर्शन के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और आई होप आपको पूरा समझ में भी आ गया होगा किस तरह से हम यूनिट्स को कर सकते हैं, कितना सिंपल होता है। बट हमको करना क्या है, केवल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।